हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस नोट्स अगेन। आज की हम इस वीडियो में ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1973 के केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे आर्टिकल 14 की सीरीज का केस लॉ नंबर 3 है। इस केस में आर्बिट्रेरीनेस और इक्वेलिटी को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नई अप्रोच को सामने रखा और इसके बाद ही नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट भी सामने आया लेटर आने वाली जजमेंट्स में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे इस तरह की कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम इसी तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 14 क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहला पार्ट है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि स्टेट किसी को भी, एनी पर्सन लिखा है तो मीन्स सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए है, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या डिनाई नहीं करेगी, यानी कि कानून की नज़र में सब इक्वल है, चाहे अमीर हो गरीब हो सब। और एक नेगेटिव अप्रोच है क्योंकि स्टेट डिनाई नहीं करेगी और सबको इक्वली ट्रीट करेगी, ठीक है। और दूसरे कंसेप्ट, दूसरे पार्ट में क्या है? और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी कि यहाँ पर साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे वुमेन्स हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनके लिए आप उनको इक्वली प्रोटेक्ट भी करोगे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है डिस्कस किया था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में, 1952 का केस था। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रैशनल रिलेशन होना चाहिए, नेक्सेस होनी चाहिए। तो वो इसका बटन मैं इसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप इस केस को पूरा बिल्कुल डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक छोटा सा मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब मैं ये भी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि साथ जैसे हम केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं तो आप उनकी इंपॉर्टेंस को भी जान सकें और देख सकें कि इन केस लॉ के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पुराना एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिया है। इसमें क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अडोप्टेड अ न्यू अप्रोच फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड हेल्ड इक्वालिटी इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था और इक्वालिटी और आर्बिट्रेरीनेस को बिल्कुल ही अपोजिट माना था। किस केस लॉ में? तो ये सेम केस लॉ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। अब आते हैं केस पर। देखिए, इस केस में क्या था कि पेटिशनर एक आईएएस ऑफिसर थे। उनको 1969 में पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटेरिएट अपॉइंट किया गया था तमिलनाडु में। अब बाद में क्या होता है? बाद में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उन्हें टेम्परेरी डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की पोस्ट, जो कि 1 साल के लिए क्रिएट की गई थी इनिशियली, उसमें अपॉइंट कर दिया जाता है। वो स्टार्टिंग में इसे ज्वाइन नहीं करते हैं, लीव पर चले जाते हैं और लेटर उसे ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद उनका कहना है कि उनके जो जूनियर थे उन्हें एज ए चीफ सेक्रेटेरिएट की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया गया। बेसिकली वो ये कहते हैं कि उनका आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट हुआ है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। और बेसिकली ये जो केस है वो ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग के ऊपर है, ठीक है। अब बेसिकली क्या क्वेश्चंस, क्या फैक्ट्स हैं जिन पर वो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं? पहला वो ये कहते हैं कि उनको जिस पोस्ट पर भेजा गया, ट्रांसफ़र किया गया, वो वैलिडली क्रिएट नहीं की गई थी एज पर रूल 4 ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954। बेसिकली वो ये कहते हैं कि जब भी कोई भी पोस्ट क्रिएट होती है तो उसका एक डिक्लेरेशन करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, वो नहीं किया गया था। और वो ये कहते हैं कि जो पोस्ट उन्हें दी गई है वो इक्विवेलेंट नहीं है स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के का, अगर हम मायना रखें तो। और वो कहते हैं कि जो पोस्ट जिस पर गए हैं वो उनका ट्रांसफ़र जो है एक मालाफाइड इंटेंशंस से किया गया है। तो बेसिकली इन 4 ग्राउंड के बेसिस पर वो केस दाखिल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? जजमेंट आती है, द बेंच हैड रिजेक्टेड द पिटिशन यूनिवर्सली, यानी कि उनकी पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है सभी बेंच के जजेस के द्वारा। कोर्ट का कहना है कि अगर आप एज ए ऊपर से देखें तो आपको लगेगा कि दिस इज़ ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता। रीज़न ये है कि उन्होंने जो पोस्ट एक्सेप्ट की थी
तो उन्होंने तब माना था कि हाँ ये इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस पोस्ट ही है, और दूसरा उसके जो सैलरी और अदर चीज़ें थी वो भी इक्विवेलेंट ही दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जो मालाफाइड इंटेंशन का जो ग्राउंड दिया था उन्होंने, तो एक्चुअली जब भी हम कहते हैं ना उसकी मालाफाइड इंटेंशन थी, तो ये प्रूफ कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि अब कैसे प्रूफ करेंगे कि उसकी इंटेंशन ऐसी थी, कोई सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए ना। तो वो प्रूफ नहीं कर पाए थे कि उनकी मालाफाइड इंटेंशन किस तरह से थी स्टेट की। तो इन ग्राउंड्स पे इनका ये केस जो है, इनकी पिटीशन जो है रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन ये केस फिर भी बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पे माना जाता है। क्यों? देखिए, इसमें जो जस्टिस भगवती जी थे उन्होंने कहा कि इक्वालिटी इज़ द एंटीथेसिस टू द आर्बिट्रेरीनेस, मतलब जहाँ पर इक्वालिटी आएगी वहाँ पर आर्बिट्रेरीनेस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर स्टेट को इक्वालिटी इंश्योर करनी है तो आर्बिट्रेरीनेस आप मान सकते हो रीजनिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, स्टेट क्या है वो हमने आर्टिकल 12 में बहुत ही डिटेल में सुंदर तरीके से डिस्कस किया गया, आप उन वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं। यानी कि स्टेट यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है या स्टेट पार्लियामेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाएगी जहाँ पर कोई रीजनिंग ना हो। यानी कि अगर आप कोई लॉ बना रहे हो तो बेसिकली उसके पीछे कोई रीजनिंग होनी चाहिए, किस ग्राउंड पर बना रहे हो। ये थोड़ी है कि आपके मन में आया आपने कानून बना दिया, कोई रैशनल होना चाहिए, कोई डेटा होना चाहिए, कोई फैक्ट्स होने चाहिए उसके पीछे, तभी तो आप उस कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे कानून बनाना है ताकि इससे ये हो सके। तो आर्बिट्रेरीनेस की कोई भी जगह नहीं है इक्वालिटी में। और जस्टिस भगवती जी ने एक नया कंसेप्ट लाया जो कि था नेचुरल जस्टिस का। उन्होंने कहा जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि ठीक है हम मानते हैं आर्टिकल 14 में दिया गया है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ, और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा, लेकिन वो नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट पर भी खरा उतरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कानून कुछ भी बन गया और हम उसे फॉलो करे जा रहे हैं, क्या वो जस्टिस दे रहा है, हमें उस पर भी देखना है। और आप देखेंगे कि आगे जो मेनका गांधी का केस था उसमें ये केस लॉ ही बेस बना और वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस ही प्रिवेल करा, और आगे कितनी सारी जजमेंट आई हैं जहाँ पर इस कंसेप्ट को माना गया, नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट को। देखिए जुडिशरी ने टाइम टू टाइम इवोल्व किया है, जो गलतियाँ पहले थी अब वो नहीं हो रही हैं। और पहले ये होता था कि कोई भी क्वेश्चन नहीं करता था, जो पार्लियामेंट ने बना दिया दैट इज़ फाइनल, लेकिन नहीं, जुडिशरी भी है उसे भी रिव्यू करने के लिए, और आप कुछ भी नहीं बना सकते अगर आपके पास पावर है तो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट दिया गया कि इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर सोन एनिमीज, वो दोनों एक तरह से दुश्मन हैं एक दूसरे के, और जहाँ पर वेयर एन एक्ट इज आर्बिट्रेरी इट इज़ ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। और कहा गया कि जहाँ पर कोई भी एक्ट आर्बिट्रेरी होगा इट मीन्स वो वायलेशन है आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। आर्टिकल 14 जो है वो इंश्योर करता है फेयरनेस को एंड इक्वालिटी इन ट्रीटमेंट एंड स्ट्राइक्स एट आर्बिट्रेरीनेस इन स्टेट एक्शन, और ये स्ट्राइक करता है आर्बिट्रेरीनेस पर जो कि स्टेट एक्शन लेती है अगर तो। यानी कि बेसिकली मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी कहा है कि जहाँ पर भी आर्बिट्रेरीनेस यानी कि कुछ भी रूल मनमाने तरीके से बना दिया जाएगा बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी कंसिडरेशन ऑफ रूल के, यानी कि वो एक्ट तो आर्बिट्रेरी है। जहाँ भी आर्बिट्रेरीनेस आएगी स्टेट के एक्शन पर वहाँ पे आर्टिकल 14 वायलेट हो जाएगा और वो एक ग्राउंड बनेगा रिट का। आप रिट डाल सकते हैं और उस आर्बिट्रेरीनेस एक्शन को वॉइड भी करा सकते हैं। अमेंडमेंट्स वो बेसिकली आपके केस पर डिपेंड करता है। तो ये था केस लो ईपी रोयप्पा का। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से हमें बता सकते हैं, और किन केस लो पे हम वीडियो बनाए वो भी बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।